हेलो एंड वेलकम टू एज अकेडमी। व्हाट्सअप गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। तो रोल ऑफ आरबीआई करने के बाद जो हमारा लास्ट लेक्चर था, आज जो हम करने वाले हैं वो है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया। व्हाट? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया। देखो, बहुत सारी रिफॉर्म्स आई हैं पहले। 1991 से बहुत सारी छोटी छोटी रिफॉर्म्स आई और 1991 के बाद भी बहुत सारी रिफॉर्म्स आई, लेकिन उन रिफॉर्म्स ने इतना इम्पैक्ट इकोनॉमिक स्फीयर में नहीं डाला जितना इम्पैक्ट इन रिफॉर्म्स ऑफ 1991 ने डाला है। ठीक है, तो इसलिए एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 के आएंगे। हम यहाँ पे उसी को रिलेट करके यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो सारा। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट अस बिगिन। पहले हमें जानना है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होते क्या है। ठीक है, देखो, जब हम वर्ड रिफॉर्म देखते हैं तो हमें क्या लगता है, कुछ चेंजेस हो गई होंगी, कुछ मेजर चेंज। बिल्कुल, चेंजेस होती है इन द इकोनॉमिक स्फीयर। चेंजेस इन द इकोनॉमिक स्फीयर। देखो क्या हुआ था, इकोनॉमिक रिफॉर्म में कुछ फंडामेंटल चेंजेस आई गई थी। क्या फंडामेंटल चेंजेस? 1991 में गवर्नमेंट ने कुछ फंडामेंटल चेंजेस लाई। कैसे चेंजेस? इकोनॉमी को थोड़ा सा लिबरलाइज कर लेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ को थोड़ा बढ़ाएंगे, थोड़ा क्विक करेंगे। ठीक है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, कुछ रिफॉर्म्स होती है, कुछ चेंजेस होती हैं इन द इकोनॉमिक स्फीयर, जिसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज या हम कह सकते हैं कुछ चेंजेस लाती है। जैसे कि 1991 में गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस लाई इन टर्म्स ऑफ लिबरलाइजिंग द इकोनॉमी एंड एट द सेम टाइम क्विकनिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ। उनको हम कहते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। जैसे हम पढ़ते हैं ना हिस्ट्री में, कभी सोशल रिफॉर्म्स, लाइक जैसे सोसाइटी को चेंज करना, इन द सेम वे अगर इकोनॉमी जिस तरीके से चल रही है, अगर उसमें थोड़ी हम चेंज लाने की कोशिश करते हैं तो दैट वी कॉल एज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991, क्योंकि यही इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थी जिनसे मेजर शिफ्ट हो गया इंडियन इकोनॉमी में। ठीक है, देखो, उस टाइम 1991 में जो गवर्नमेंट थी, नरसिम्हा राव गवर्नमेंट, पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट, और उस टाइम का जो फाइनेंस मिनिस्टर था इट वाज मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह। लास्ट टाइम मैंने आपने बोला था कि जो मनमोहन सिंह थे ये हमारे जो थे गवर्नर आरबीआई भी रह चुके हैं और साथ साथ प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। लेकिन जब 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाई गई तो उस टाइम डॉक्टर मनमोहन सिंह शुरू कर रहे थे क्या? फाइनेंस मिनिस्टर। और गवर्नमेंट किसके अंडर थी? नरसिम्हा राव। लेकिन क्यों बनाई गई? क्योंकि उस टाइम एक चीज हो गई थी, फिजिकल और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गई थी। ग्रोथ बहुत कम हो रही थी, बहुत बोरिंग हुई थी। ठीक है, लेकिन जो इकोनॉमी थी, इकोनॉमी में क्या हुआ था, इकोनॉमी थोड़ी स्लो हो गई थी। उसके साथ साथ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस थी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्राइसिस थी। हम ट्रेड जो था वो हमारा अच्छा नहीं चल रहा था। तो इस वजह से जो इकोनॉमिक स्लो ग्रोथ हुई थी उसको टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए। ठीक है, और रिफॉर्म्स किसने लाए? मनमोहन सिंह ने एज फाइनेंस मिनिस्टर, और गवर्नमेंट थे नरसिम्हा राव। याद रखना ये पॉइंट। उसके बाद तो जब ये इंप्लीमेंट हो गया, उस टाइम 8 5 ईयर प्लान था। आपको पता है कि 5 ईयर प्लान स्टार्ट होते हैं, 5 साल बाद प्लान्स बनाने पड़ते हैं, फाइनेंशियल प्लान्स। तो इसी तरीके से जो जिस प्लान में हमने क्या लाया था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, वो 8th 5 ईयर प्लान था। कितना? 8th 5 ईयर प्लान। 1992 से 5 साल ऐड करो, 1997 8th 5 ईयर प्लान था जब हमने क्या लाया था, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991। इसमें हमने क्या किया था, 3 मेजर चेंजेस हमने किए, 3 चेंजेस हमने, 3 टर्म्स इंट्रोड्यूस किए। इट्स कॉल्ड एल लिबरलाइजेशन, पी प्राइवेटाइजेशन, जी ग्लोबलाइजेशन। यू कैन नेम इट लाइक एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। कभी कभी हम इसको कहते हैं हम न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है, जो हमने लाई थी 1992 में। किस लिए लाई थी? याद रखना, क्योंकि फिजिकल कुछ क्राइसिस हो गई थी, फिजिकल डेफिसिट हुआ होगा, या जो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उसमें इम्बैलेंस हो गई। तो उस वजह से जो उस वक्त क्या थी, इकोनॉमिक
जो डिस्पैरिटी थी, या हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक स्लो ग्रोथ थी, उसके लिए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लानी जरूरी थी। तो एक मेजर चेंज आई 1991 में, जब पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी और फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो तब लाई गई एक इकोनॉमिक रिफॉर्म, जिसको हम कहते हैं आज, जो जिस नाम से इसको ज़्यादा पॉपुलरली बोलते हैं, वो है LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। अब हम देखते हैं तीन चीज़ें क्या होती है। लिबरलाइजेशन में क्या किया गवर्नमेंट ने जब ये रिफॉर्म लाई गई, प्राइवेटाइजेशन में क्या हुआ और ग्लोबलाइजेशन में क्या हुआ। देखो, पहले हमें क्या पढ़ना याद रखना, LPG पॉलिसी। LPG, L स्टैंड्स फॉर लिबरलाइजेशन, P स्टैंड्स फॉर प्राइवेटाइजेशन, G स्टैंड्स फॉर ग्लोबलाइजेशन। ओके, सो लिबरलाइजेशन हम देखते हैं, लिबरलाइजेशन क्या चीज होती है। नाम से ही पता चलता है, लिबरलाइजेशन, किसी को लिबरल बनाना, उसको आजादी देना, थोड़ी छूट देना। लेकिन यहां पर किसके स्फीयर में, इकोनॉमिक स्फीयर में। ओके, एक मिनट पॉलिसी ऑफ डिरेगुलेशन, ठीक है। अगर आप ज्यादा किसके ऊपर ज्यादा कंट्रोल डालते हो, ठीक है, तो वो उतना काम नहीं कर सकता एफिशिएंटली, क्योंकि आपने उसको दबा के रखा है, ज्यादा रेगुलेशन लगा के रखी है, ज्यादा इनएक्टमेंट्स, ज्यादा लॉज, सो अपने पोटेंशियल वो फुल यूटिलाइज नहीं कर सकता। इसलिए डिरेगुलेशन करना है लिबरलाइजेशन में ऑफ डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ इकोनॉमी एंड रिड्यूसिंग गवर्नमेंट्स कंट्रोल ओवर इंडस्ट्री एंड अदर सेक्टर्स। लिबरलाइजेशन में क्या हो गया कि डिरेगुलेशन हो गई। हमने जो ज्यादा लॉज या इनेक्टमेंट्स किए थे, चाहे एक्ट्स या कुछ और तरीके से, तो इन इंडस्ट्रीज में ज्यादा जो वो स्फीयर इनका कम हुआ था, उन पे ज्यादा कंट्रोल था, गवर्नमेंट का ज्यादा कंट्रोल था। उस कंट्रोल को कम करना है, उसको कहते हैं हम लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब क्या होती है, छूट देना एक इंडस्ट्री को, एक कंपनी को, जो जीडीपी में हिस्सा लेती है उसको लिबरलाइज करना, उसको कंट्रोल अपना देना, ठीक है, सेल्फ कंट्रोल उसको देना, उसको कहते हैं हम लिबरलाइजेशन। गवर्नमेंट कंट्रोल कम करो तो प्राइवेट कंपनी जो होगी वो अपना कंट्रोल ज्यादा चलाएगी। उससे क्या होगा, एफिशिएंट उसका मैनेजमेंट रहेगा, एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग होगी, और अपने तरीके से वो क्या कर सकता है, अपना फुल पोटेंशियल यूज। इसको कहते हैं हम लिबरलाइजेशन, यानी गवर्नमेंट कंट्रोल कम करो, लेट द इंडस्ट्री टेक इट्स ओन डिसीजन, वो होता है लिबरलाइजेशन। ओके, डिरेगुलेशन, इसके साथ क्या होगा कि इनेक्टमेंट्स, जो लॉज आप लगाते हो उसको थोड़ा सा आप राहत दो उनसे, ठीक है, थोड़े से इनेक्टमेंट्स लॉज उन पे कम लागू करो। देखो इसमें क्या क्या हुआ, एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं समझाता हूं कि लिबरलाइजेशन में क्या क्या हुआ। पहला देखो लिबरलाइजेशन में क्या हुआ, डिलाइसेंसिंग हो गई। डिलाइसेंसिंग मतलब क्या होगा, पहले जब किसी इंडस्ट्री को ओपन करना होता था यहाँ पे, यहाँ कोई कंपनी, तो बहुत सारे लाइसेंसेस चाहिए होती थी। ओके, कि मुझे ये करना है, मुझे ये लाइसेंस चाहिए, उसके बाद ये एक स्टेप करना है, इसके लिए लाइसेंस चाहिए। तो जब लाइसेंसिंग हो गई तो बहुत सारे जो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनने सोचा कि हाँ, अगर हम इंडस्ट्री डालना चाहते हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम है, हमें बहुत सारे लाइसेंसेस लेनी पड़ती है, तो इससे वो अपनी इंडस्ट्री को नहीं यहां पर सेटअप कर पाते थे। तो उससे क्या हो गया, उससे ये हो गया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन उतनी नहीं हो रही थी, तो डिलाइसेंसिंग करो मोस्ट इंडस्ट्रीज, ठीक है, कि लाइसेंस रेगुलेशन जो है वो कम करो थोड़ा सा। ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन होगी तो ज्यादा प्रॉब्लम्स होगी, ज्यादा प्रॉब्लम्स होगी तो इतनी इंडस्ट्री सेटअप नहीं होंगी, ठीक है। तो देयर वर फ्यू इंडस्ट्रीज विच रिक्वायर कंपलसरी लाइसेंस। अब कुछ ही इंडस्ट्रीज थी, जब एलपीजी रिफॉर्म आ गई, लिबरलाइजेशन आ गई, तो कुछ ही इंडस्ट्रीज थी जिनके लाइसेंसेस कंपलसरी थी कि आपको लाइसेंस चाहिए ही चाहिए। कोई इंडस्ट्री ऐसी होती है, एटॉमिक एनर्जी की इंडस्ट्री या कोई एनर्जी और एनर्जी की इंडस्ट्री, तो उससे क्या होता है कि जिसमें गवर्नमेंट को लगे कि हाँ इसमें कंपलसरी लाइसेंसिंग होनी चाहिए, तो उसमें लगा लाइसेंस। लेकिन हर एक काम में आप कंपलसरी लाइसेंसिंग मत रखो, सो देट जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स है, प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको एनकरेज किया जाए कि आपको लाइसेंस जरूरत नहीं है, इसलिए आप खुल के यहाँ पे अपना ट्रेड या अपनी बिजनेस चला सकते हो। तो कंपलसरी लाइसेंसिंग कुछ इंडस्ट्रीज के लिए चाहिए थी, इसका होता है मतलब डिलाइसेंसिंग। इसके बाद रेस्ट्रिक्शंस ऑन मर्जर्स एंड टेक ओवर्स वर लार्जली रिमूव्ड, ठीक है। अगर कोई इंडस्ट्री किसी दूसरी इंडस्ट्री के साथ मर्ज करना चाहती थी, शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती थी या शेयर्स मर्ज करना चाहती थी, तो उससे क्या हुआ कि उसको
उसके लिए बहुत सारी नॉड्स, गवर्नमेंट के नॉड्स चाहिए होती है कि हाँ ये मुझे करना है तो उसके लिए डॉक्यूमेंट चाहिए, ये चाहिए। तो वो रिस्ट्रिक्शन जो थी मर्जर पे वो ख़त्म की गई। और टेक ओवर्स कि हाँ अगर गवर्नमेंट से कोई कंपनी प्राइवेट ओनर्स में चली जाएगी तो उसमें फिर टाइम लगता था। लेकिन ये टेक ओवर, अगर कोई कंपनी कोई इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री को टेक ओवर करना चाहती है, ठीक है, तो उनका भी रिस्ट्रिक्शन जो था वो कम किया गया। ठीक है। तीसरा, कैपिटल मार्केट वाज लिबरलाइज्ड टू ग्रेट एक्सटेंट। ठीक है, जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी थी, कैपिटल मार्केट था, उसकी लिबरलाइजेशन की गई कि हाँ आप खुद से डिसीजन ले लो, फर्म विल टेक इट्स ओन डिसीजन। तब क्या होता है, मैं पहले बता चुका हूं कि एक कंपनी या एक इंडस्ट्री फुल पोटेंशियल में तभी काम कर सकती है ना जब आप इसको आजादी दोगे। आप रेगुलेशन ज्यादा लगाओगे, आप उसकी लाइसेंसिंग में ज़्यादा हर्डल्स पैदा करोगे, तो एक कंपनी कैसे काम करेगी, तो फिर इंडिया की इकोनॉमी कैसे चलेगी। बात है ना। अगर आप किसी को छूट देते हो, अपनी डिसीजन खुद ले सकता है, तभी ज़्यादा इंडस्ट्रीज आएंगी, ज़्यादा इंडस्ट्रियलिस्ट्स कैपिटलिस्ट्स को क्या किया जाता, एनकरेज किया जाएगा। तो आपको क्या करना है, डिलाइसेंसिंग करनी है। ये गवर्नमेंट ने किया। रिस्ट्रिक्शन जो मर्जर और टेक ओवर था वो ख़त्म किया गया या कम किया गया हम कह सकते हैं। और जो कैपिटल मार्केट था यानी प्राइवेट मार्केट, उसको क्या किया गया, उसको लिबरलाइज किया गया। लिबरलाइज मतलब उसका जो कंट्रोल वो उनको दिया गया, आप खुद ही चलाओ। इससे क्या होगा, बहुत सारी इंडस्ट्री सेटअप हो गई। जब इंडस्ट्री सेटअप हो गई तो गुड्स और सर्विसेज ज़्यादा बनी, गुड्स और सर्विसेज ज़्यादा बनी, जीडीपी बढ़ गया। जीडीपी बढ़ गया तो जो क्राइसिस थी फिजिकल डिफिसिट का वो कम हो गया। ठीक है, या बैलेंस ऑफ पेमेंट का। ये होता है लिबरलाइजेशन, इकोनॉमी को छूट देना, आप अपने हिसाब से चलो। अब हम आते हैं सेकंड पॉलिसी पे, जो एलपीजी में सेकंड वर्ड था सेकंड अल्फाबेट पी, प्राइवेटाइजेशन। पी स्टैंड्स फॉर प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन में क्या है, नाम से ही पता चलता है कि प्राइवेट किसी चीज को करना। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो गवर्नमेंट ने बहुत सारे सेक्टर्स अपने अंडर लिए थे, ठीक है, तो उन्होंने इन सेक्टर्स को ज्यादा प्राइवेट ओनरशिप दे दी, प्राइवेट हैंड ओवर किया। ठीक है, जो इकोनॉमी में अच्छे अच्छे लोग थे, जिनका माइंड सेटअप अच्छा था, बिजनेस सेटअप अच्छा था, ठीक है, या बिजनेस माइंड अच्छा था, तो उनको दिया गया ये ओनरशिप। ठीक है, वो होता है प्राइवेटाइजेशन। इट रेफर्स टू ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज थी उसकी ओनरशिप गवर्नमेंट से किसको देना, प्राइवेट को। अगर गवर्नमेंट ओनर्ड कोई कंपनी है तो गवर्नमेंट उसमें से क्या करती है, डिसइन्वेस्टमेंट करती है, प्राइवेट सेक्टर को देती है कि आप चलाओ इसको। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो प्राइवेट सेक्टर में होता है ना वो काम अच्छे से करते हैं, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट दे वांट अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट। एट द सेम टाइम वो क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे एफिशिएंटली। तो उससे क्या होगा, जीडीपी बढ़ेगा। ठीक है, इससे क्या होगा, और ऑटोनॉमी ज्यादा मिलेगी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को, क्योंकि उनको अब जितना काम करना है, उनके लिए 5 इंडस्ट्रीज पहले थी, 3 प्राइवेट सेक्टर में गई, अब उनके लिए क्या बचेंगी, 2 इंडस्ट्री या 2 सेक्टर्स। तो वो 2 सेक्टर्स पे अच्छे से फोकस कर सकते हैं। ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में जो उनका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस थी वो आसानी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर, जब आपने कुछ इंडस्ट्रीज प्राइवेट सेक्टर में दे दी तो पब्लिक सेक्टर में आपकी इंडस्ट्री थोड़ा कम बचेंगी। इससे क्या होगा, आप प्राइवेट सेक्टर अपने तरीके से डिसीजन ले सकता है, पब्लिक सेक्टर अगर उनके पास कम इंडस्ट्रीज बची तो अच्छे से वो डिसीजन ले सकते हैं। तो ये होता है प्राइवेटाइजेशन, यानी शॉर्ट में ओनरशिप होती है जो वो पब्लिक से प्राइवेट करना। अगर पब्लिक कंपनी है कोई, गवर्नमेंट ओनर्ड है, उसको प्राइवेट यानी प्राइवेट हैंड्स में देना, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के हाथ में देना, प्राइवेट बिजनेस में, इंडस्ट्रीज के हाथ में देना, होता है प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन में क्या किया गया, जैसे हमने क्या किया था, हमने लिबरलाइजेशन में डिलाइसेंसी की थी, रेगुलेशन किए थे। ठीक है, तो इसी तरीके से कैपिटलिस्ट को ज़्यादा फ्री इसको डिसीजन मेकिंग में हेल्प किया। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है प्राइवेटाइजेशन में, इसमें होता है पहले पॉलिसी ऑफ डिजर्वेशन। डिजर्वेशन हो गया कि आपने कुछ सेक्टर्स या कुछ जो होती हैं इंडस्ट्रीज वो रिजर्व की होती हैं कि ये पब्लिक सेक्टर में जाएंगी। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, पहले होता था, फॉर एग्जांपल 1956 में 17 इंडस्ट्रीज जो थी वो पब्लिक सेक्टर के अंडर, यानी गवर्नमेंट कंट्रोल के अंदर 17 इंडस्ट्रीज।
यानी ज्यादा जो ओनरशिप थी वो गवर्नमेंट की थी। अब प्राइवेटाइज करना है, फिर क्या करना है आपको, आपको प्राइवेट ओनरशिप में ज्यादा कंपनीज देनी है, खुद के अंडर यानी गवर्नमेंट के अंदर काम रखनी है। यही किया गवर्नमेंट ने। 1991 में हम जब बात करते हैं तो 8 ही इंडस्ट्रीज थी जो पब्लिक सेक्टर में थी। 8, 17 पहले थी, 1991 में 8 आ गए। अब 2019 की बात हम करेंगे तो 2 ही इंडस्ट्रीज अब पब्लिक सेक्टर में आ गई। 2 वो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज है, एटॉमिक एनर्जी एंड रेलवेज। आप देख सकते हो कहां 17 और कहां 2, मतलब जो बाकी 15 है वो कहां गई, वो 15 प्राइवेट ओनरशिप में चली गई। यही होता है प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, कि जो पब्लिक ओनरशिप थी, जो पब्लिक इंडस्ट्री थी कोई पब्लिक हैंड्स में या गवर्नमेंट हैंड्स में, उनको ट्रांसफर करना अब किसके, प्राइवेट हैंड्स में। इससे आपको समझ आएगा 1956 में 17 इंडस्ट्री थी, 1991 में 8 इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट के पास रहेगी, और 2019 में जस्ट 2 इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट के पास रहेगी, एटॉमिक एनर्जी एंड रेलवेज। पॉलिसी ऑफ मिनीरत्नस एंड नवरत्न वाज अडॉप्टेड। कुछ इंडस्ट्रीज को क्लासिफिकेशन की गई कि मिनी रत्न इंडस्ट्री है, नवरत्न इंडस्ट्री है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर इंपॉर्टेंस। इससे क्या होगा कि जो चीज़ सॉर्ट आउट होती है ना, जिसमें अरेंजमेंट आता है, तो गवर्नमेंट को उसमें आसानी होती है समझने में, उसकी जो टर्नओवर होती है या दूसरे काम होते हैं तो आसानी से समझ आता है, या इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर को, वो भी आसानी से समझ आता है। इसलिए गवर्नमेंट ने क्लासिफिकेशन की इंडस्ट्रीज की, मनीरत्न एंड नवरत्न। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर आपको प्राइवेटाइजेशन करनी है तो आपको इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहां पर लेना होगा, डिसइन्वेस्टमेंट करनी है। क्या करनी है, डिसइन्वेस्टमेंट। पहले भी बता चुका हूं, डिसइन्वेस्टमेंट ये होता है कि अगर गवर्नमेंट के पास कोई कंपनी या इंडस्ट्री है तो गवर्नमेंट उसमें से अपने शेयर बेच देती है, यानी अपनी ओनरशिप बेच देती है, तो प्राइवेट हैंड्स में जाएगा, वो होता है डिसइन्वेस्टमेंट। तो अगर आपको प्राइवेटाइज कोई चीज करनी है तो फॉर दैट यू नीड डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो एक टाइप हो सकता है कि आप प्राइवेटाइजेशन कैसे कर सकते हो, तो एक बेस्ट मेथड है डिसइन्वेस्टमेंट करो। गवर्नमेंट अपने शेयर वापस ले जाएगी, तो बाकी जो शेयर रहेंगे वो किसके पास रहेंगे, वो प्राइवेट ओनरशिप में रहेंगे। आपने देखा होगा जो भी फैसिलिटी प्राइवेट में होती है, हाँ वो कॉस्टली होती है या और कोई काम उसमें होता है, लेकिन हाँ दैट्स एफिशिएंट और बेटर, उसमें कंट्रोल रहता है। तो यही पॉलिसी प्राइवेटाइजेशन में गवर्नमेंट की उस टाइम की 1991 में, कि आप गवर्नमेंट से कंट्रोल ले लो और उसको प्राइवेट ओनरशिप में दे दो, प्राइवेट हैंड्स में दे दो, सो दैट वो अच्छे से उसमें फोकस कर सकते हैं, अच्छे से उसमें इन्वेस्टमेंट और अच्छे से उसको चला सकते हैं। ये होता है प्राइवेटाइजेशन। उसके बाद तीसरा है ग्लोबलाइजेशन। जी स्टैंड्स फॉर ग्लोबलाइजेशन। देखो ग्लोबलाइजेशन क्या हो गया, पहले इंडिया की इकोनॉमी जो थी वो मोर और लेस सेल्फ सेंट्रिक थी, यानी हम कह सकते हैं कि जो यहां पे चल रहा है यहीं पे चलने दो, जो मैन्युफैक्चरिंग या बाकी चीजें होती है यहां पे चलने दो। तो जो ट्रेड था, या हम कह सकते हैं कि ज्यादा जो ग्लोबल इफेक्ट था इकोनॉमी में वो कम था। लेकिन अब ग्लोबलाइजेशन क्या हो गया कि इंडिया ने अपनी इकोनॉमी जो थी, इंडिया की इकोनॉमी वो वर्ल्ड इकोनॉमी से मैच करनी शुरू कर दी, ओपन कर दी, कि हाँ बाहर से कुछ हमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी, हमें कुछ इंपोर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो लेके आओ। यहाँ से जो मैन्युफैक्चरिंग होगी तो बाहर हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो करो। वो होता है इकोनॉमी को ओपन करना। अगर फॉरेन से कोई कंपनी चाहती है कि यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या किसी भी तरीके से यहाँ पे इंडस्ट्री खोले, तो उसको अलाउ करो, होता है ग्लोबलाइजेशन, कि ओपन अप द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। समझ आया आपको? ग्लोबलाइजेशन ये प्रोसेस होता है जिसमें इंडिया की इकोनॉमी ओपन की जाती है बाकी वर्ल्ड इकोनॉमीज में। कोई भी यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट कर सकता है, फॉरेन कंपनी यहाँ पर कुछ बना सकती है, कुछ भी इन द सेंस मतलब मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या होगा कि टेक्नोलॉजी यहाँ पर इनोवेशन ज़्यादा आएगी, टेक्नोलॉजी ज़्यादा आएंगी, गुड्स अच्छे अच्छे से आएंगे, जो रॉ मटेरियल हमें चाहिए अच्छा रॉ मटेरियल मिलेगा हमको, तो हम उसी से प्रोडक्ट अच्छा बना सकते हैं ना। तो होता है ग्लोबलाइजेशन। अगर आपको ग्लोबलाइज इकोनॉमी करनी है तो उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स लेने होंगे। ऐसे नहीं आ सकता ना कि कोई भी आके यहाँ पे अपना जो इन्वेस्टमेंट कर सकता है। आपको उनको एनकरेज करना होगा, फॉरेन कंपनीज के यहाँ आओ, या फॉरेन जो इंपोर्ट्स हैं वो उनको एनकरेज करना है कि फॉरेन टेक्नोलॉजी या रॉ मटेरियल यहाँ पे आए। तो गवर्नमेंट ने कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम इसके लिए लगाए। फॉर एग्जाम्पल
आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हो कि फॉरेन से कोई टेक्नोलॉजी यहां पे आए, कोई रॉ मटेरियल यहां पे आए, तो उसके लिए आपको इंपोर्ट ड्यूटीज जो हम लगाते हैं उनको कम करो यार। इंपोर्ट टैक्स जो होता है उसको कम करो, सो देट जब यहाँ पे इंडस्ट्रीज है वो चाहेंगी कि बाहर से कुछ रॉ मटेरियल अच्छी सी टेक्नोलॉजी यहाँ पे आए, तो इंपोर्ट ड्यूटीज को कम करो। इसके साथ साथ इंपोर्ट कोटा, कि एक गवर्नमेंट ने, जिसको हम बोलते हैं कोटा, तो गवर्नमेंट ने क्या किया होता है कि फिक्स्ड कोटा रखा होता है कि हाँ अगर आपकी कंपनी ये है तो ये फॉर एग्जांपल इतना मटेरियल बाहर से ला सकती है, तो उसको थोड़ा कम करो, यानी उनको ज्यादा लाने की कोशिश करो कि कोटा इंक्रीज करो। ठीक है, वो अब ज्यादा पैसा, या पैसा नहीं, मैं कह सकता हूं कि ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग, ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज यहां पे ला सकते हैं। होता है इंपोर्ट कोटा आप बढ़ाओ, इंपोर्ट ड्यूटीज कम करो, टैक्स कम करो, सो देट कोई भी यहां पे जो लेना चाहेगा उसको ज्यादा टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा जो इंपोर्ट्स को करना है। लेकिन इसके साथ साथ जो कोटा है, क्वांटिटी ऑफ गुड्स जो हमें बाहर से लानी है उनको इंक्रीज करो, नैरो मत रखो इनको। इसके साथ साथ जो मैं अभी बोल रहा था, ओपनिंग ऑफ द इकोनॉमी टू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। कोई कंपनी यहां पे चाहती है कि मैं यहां पे आके कोई इन्वेस्टमेंट करूं, ठीक है, किसी कंपनी में अपने शेयर्स ले लूं, या खुद की कंपनी इंडस्ट्री यहां पर सेटअप करूं, ठीक है, तो उससे इंडियन इकोनॉमी को ये फायदा होगा। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आप उसके लिए रास्ते खोल दो, तभी आप कह सकते मेरी इकोनॉमी ग्लोबलाइज है। जब फॉरेन इकोनॉमी और हमारी इकोनॉमी मिल सकती है तभी कुछ हो सकता है। हमें अभी बहुत सारे, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगा, बहुत सारे हमें चाहिए होते हैं मेडिसिन, ठीक है, तो मेडिसिन हमें बहुत सारे, ऑलमोस्ट 80% हमें एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, उसके लिए रॉ मटेरियल जो हम बोल सकते हैं, तो फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हमें चाइना से चाहिए होते हैं। तो अगर हम चाइना पे ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे चाइना के प्रोडक्ट पे, तो यहाँ की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, तो वो यहाँ पे उनको चाहिए था रॉ मटेरियल। लेकिन अगर हमने इंपोर्ट, चाइना के इंपोर्ट में ज़्यादा रॉ मटेरियल पे ज़्यादा, इंपोर्ट में ज़्यादा टैक्स लगाया, इंपोर्ट ड्यूटी लगाई, तो वहाँ से यहाँ की कंपनी ज़्यादा इंपोर्ट नहीं ला सकती चाइना से। तो यहाँ पे क्या बनेगा, क्या उस क्वालिटी की या उस क्वांटिटी के प्रोडक्ट्स जिसको हम कह सकते हैं कि ड्रग्स बन सकती हैं? नहीं ना। सो आपको क्या करना है कि अगर आपको चाहिए कि फॉरेन से कोई अच्छी सी चीज़ यहाँ पे आए या इंपोर्ट कोई भी हो, तो उसके लिए आपको इंपोर्ट ड्यूटी कम करनी है, कोटा बढ़ाना है। और फॉरेन कंपनी कोई यहाँ पे चाहती है कि यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट करे तो आके करे, कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कुछ तो आके करे, ठीक है। तो वो होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन से कोई इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करना चाहता है उसके लिए इकोनॉमी खोल दो। उसके बाद देखो, पहले बोला है मैंने कि अगर आपको चाहिए कि यहाँ की इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा करे, ओके, यहाँ में जो गुड्स और सर्विसेज जो बनती है उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी ज़्यादा है, तो उसको रहने के लिए आपको क्या करना है, आपको टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आप अपनी इकोनॉमी को ग्लोबलाइज नहीं कर सकते तो फॉरेन से कौन सी टेक्नोलॉजी यहाँ पे आएगी? अगर कोई प्रोडक्ट अच्छा बनाना है, कॉम्पिटिटिव मार्केट में आपको सस्टेन करना है, फॉर दैट यू नीड अ गुड टेक्नोलॉजी। सो अगर आप अच्छी टेक्नोलॉजी को यहां पर इंपोर्ट नहीं करते हो तो आप अच्छा प्रोडक्ट कैसे बना सकते हो? तो यही मैं कह रहा था कि ग्लोबलाइज इकोनॉमी करनी है कि आपको फॉरेन टेक्नोलॉजी को यहां पे लाना जरूरी है। यहां से टेक्नोलॉजी बाहर जा सकती है, हाँ, तो बाहर से भी टेक्नोलॉजी अच्छी अच्छी आनी चाहिए, तो होते है ग्लोबलाइजेशन। ओके, इसके साथ साथ जो कन्वर्टिबिलिटी होती है रुपये की इंडियन रुपी में, बाकी करेंसी में, डॉलर यूरोज हो गया, ठीक है, तो उसमें कन्वर्टिबिलिटी इजी करी कि आप इजीली कोई भी मनी को यहां से कन्वर्ट कर सकते हो दूसरी मनी में। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो चीज़ों के लेन देन होती है वो इजीली हो सकती है। जब रुपी कन्वर्ट हो सकती है डॉलर में तभी हमें यूएसए के साथ या उसके साथ साथ जो तो ट्रेड अच्छा हो सकता है। जब रुपी की कन्वर्टिबिलिटी नहीं रहेगी या बहुत टफ होगी तब आप उस देश से या उस कंट्री से उतना ट्रेड नहीं कर सकते हो। तो अगर आपको किसी कंट्री से ट्रेड करना है अच्छे से तो उसकी करेंसी और आपकी करेंसी कन्वर्ट होनी चाहिए। दैट शुड बी वेरी इजी। उससे कंपेटेबिलिटी बनती है, उससे जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत अच्छे से होता है। यह हो गया आपका ग्लोबलाइजेशन। तो मैंने कहा आपको कि हम जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पढ़ रहे हैं वो 1992 के, क्योंकि मेजर जो चेंजेस उसी में आएगी, जिसके बाद हमें फिर इससे पहले इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से पैसे लेने पड़े टू बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एंड फिजिकल डिफिसिट क्राइसिस। उसके बाद उन्होंने ही अर्ज किया कि ये पॉलिसीज हमें यहाँ पे स्टार्ट कर रही हैं। तो उसमें हमने क्या किया, एक
न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हमने लगाई जिसमें हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन किया। लिबरलाइजेशन मीन्स जो कंट्रोल है गवर्नमेंट का इन टर्म्स ऑफ लाइसेंसिंग, रेगुलेशन या बाकी कंट्रोल, उसको कम करो, प्राइवेट ओनरशिप को खुद डिसीजन लेने दो, लिबरलाइजेशन। दूसरा हो गया प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन जो ओनरशिप है गवर्नमेंट कंपनीज की, इंडस्ट्रीज की, उसको थोड़ा रिलैक्स करके प्राइवेट ओनरशिप में दे दो, वो क्या है, लिबरलाइज इकोनॉमी करना। उसके बाद ग्लोबलाइज हो गया कि फॉरेन जो इकोनॉमी है, ग्लोबल इकोनॉमी है, दूसरी कंट्रीज को उनको ओपन करना अपने देश में, अपनी कंट्री में, कि बाकी आके यहाँ पे इन्वेस्ट करे, बाकी आके यहाँ पे टेक्नोलॉजी लाए और यहाँ से एक्सपोर्ट बाकी कंट्री तक ले जाए। ये होता है ग्लोबलाइजेशन। ये 3 स्टेप्स आपको याद रखने हैं जो एलपीजी में हुआ था या 1991 रिफॉर्म्स में हुआ था। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय।